जी अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक्चुअली मैंने जो मैं पाकिस्तान का मैंने जो टूर किया था, जो लोगों को बताने के लिए कि हवा की आलूदगी और कोरोना वायरस का लिंक बहुत ही ज़्यादा है, और मैं समझता था कि अब भी समझता हूँ कि जो हवा की आलूदगी की वजह से जो कोरोना के रेट्स है वो बढ़े हैं। तो मैंने उसको अवेयरनेस के लिए मैं पूरे पाकिस्तान में जो टूर किया था, और फिर हैदराबाद के जो लोगों से मैंने डोनेशन ली थी 8000। तो जी मैं वैसे मुझे लोगों ने मुझे पूछा नहीं था, इतना अरसा हो गया, मुझे लगा शायद कोई पूछेगा कि हिसाब दो, लेकिन एक बंदे ने भी पूछा नहीं कि 8000 का क्या हुआ। एनीवेज़ मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, और जो मेरा मोटो है कि मैं पूरा हिसाब देता हूँ, डोनेशन लेता हूँ 1 रुपये का रसीद के साथ। जी हाँ, तो जी मैं बेसिक में बता दूँ कि मैंने अपनी जो जर्नी थी मैं हैदराबाद से स्टार्ट की थी। मैप दिखा दूँ, मैप के थ्रू शायद बेहतर समझा सकूँगा। तो जी हाँ, ये जी हैदराबाद की ये हैदराबाद है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने 300 रुपये की वैन के थ्रू बस के थ्रू में गया था कराची। 300 रुपये ट्रैवल कॉस्ट आई, लेकिन वहाँ पे आपको मालूम है कि जो बस के रसीद नहीं देते, ठीक है ना। तो मैं माज़रत करता हूँ कि मेरे पास रसीद उसकी नहीं मिली, तो उसकी रसीद नहीं है, लेकिन कॉमन कॉस्ट है 300 रुपये। आप किसी से पूछ सकते हैं, यही कॉस्ट है। फिर कराची से जब मैं गवादर गया तो मुझे 1000 रुपये इसकी कॉस्ट आई थी, और इसकी रसीद मेरा पड़ी है। ये मैं फ़ेसबुक पे मैं रसीद अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। और फिर जब गवादर से मैं कोयटा गया तो 2000 रुपये कॉस्ट आई थी, उसकी भी रसीद मेरे पास पड़ी है। फिर मैं जो कोयटा से सखर आया 1000 रुपये कोच के थ्रू, ठीक है ना, तो उसकी मुझे 1000 रुपये कॉस्ट आई, तो उसकी भी रिसिप्ट मेरे पास पड़ी है, ठीक है जी। फिर सखर से मैं मुल्तान गया, 800 रुपीज़ कॉस्ट आई ट्रेन की, और वो भी रिसिप्ट मेरे पास पड़ी हैं। फिर मुल्तान से मैं लाहौर गया था, शायद आपको नज़र आए, ये जी मैप है हैदराबाद पाकिस्तान का। फिर मुल्तान से मैं लाहौर गया, ठीक है, मुझे 700 रुपये कॉस्ट आई, लेकिन एक्चुअली मुझे उसकी रिसिप्ट मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि जब मैं लाहौर एयरपोर्ट से मैं फिर जब पहुंचा तो एक्चुअली मैं मुल्तान से लाहौर की जो टिकट मैंने ली थी, वो एक्चुअली फिर गेट पे वो ले रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से ना, फिर वो रिकॉर्ड कर रहे थे कितने लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली उनके पास डिजिटल डेटा सिस्टम नहीं है रेलवे स्टेशन के पास कि कितने कस्टमर्स उनके पैसेंजर्स शहर में इंटर हुए हैं, उसका कोई डिजिटल प्रोसेस नहीं होता इनके पास। तो उससे ज़्यादा वो मैन्युअली रिसिप्ट ले रहे थे, तो अफसोस से मेरे पास वो रिसिप्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 700 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। फिर लाहौर से मैं पेशावर गया, 1010 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आई थी ट्रेन के थ्रू। बिज़नेस क्लास में गया था, क्योंकि एसी की गर्मी की वजह से मैं एसी की कंपार्टमेंट मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो 1010 रुपीज़ कॉस्ट आई थी। लेकिन फिर जब मैं पेशावर पहुंचा तो वही सीन हुआ कि लाहौर की तरह उन्होंने दिया, मेरी रिसिप्ट मेरे से ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैन्युअली कि कितने पैसेंजर्स हमारे पेशावर में आए, इंटर हुए, ताकि कोरोना के रेट्स को फॉलो कर सकें। और फिर मैंने जब पेशावर से इस्लामाबाद गया, 450 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी वैन के थ्रू, ठीक है जी। तो टोटल ये कॉस्ट आई थी 7300 रुपीज़, ठीक है जी। आपके 8000 में से 7300 रुपीज़ की कॉस्ट आई थी। और जी हाँ, तो यही रिसिप्ट मेरे पास जो हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना जी। जो नहीं है मैं उसकी माज़रत करता हूँ, लेकिन ये कॉमन कॉस्ट है, आपको मालूम है कि अगर कोई मतलब कहीं भी अगर जाएंगे तो ये नॉर्मल रेट्स आपको मालूम हो जाएंगे। तो जी बेसिक यही मतलब मेरा बुनियादी बताने का कि मैंने अपनी डोनेशन का भी हिसाब दे दिया 8000 रुपये। और फिर मैंने अभी जो डोनेशन में हैदराबाद से रिसेंटली लिए, ठीक है, वो जी वो बताता चलूँ कि वो रिसेंटली मेरी डोनेशन का 13,000 डोनेशन हुई है। 80,000 टारगेट है अभी भी, लेकिन 30,000 रुपीज़ हुई है। और जी मैं चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के जो मेरा पूरा खर्चा हुआ था, पूरा कहाँ रहा, कैसे मैं ट्रैवल की, कितना कौन खाने में, कितना पानी का भी मैंने बोतल ली थी ना जी, मैं उसका हिसाब लिख रहा था, ठीक है ना जी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका हिसाब पूरा डिटेल मिलेगी कि हर शहर में कितना मेरा खर्चा हुआ था, तो मेरा अमेज़ॉन पे मेरा बुक है जो मैंने अपलोड किया कि हायरकी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ज़ेन्स हायरकी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, वो किताब आप बाय करें, और फिर उसमें से आपको पाकिस्तान के बेसिक मसले पता चलेंगे, उसको कैसे हल करें, और उसका मेरा जो हिसाब है डोनेशन का वो भी आपको रसीद के साथ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है जी। अब जी आखिर में बता दूं कि मैं सिर्फ लोगों को बताने सिखाने को नहीं गया था, मैंने एक्चुअली कुछ मैं सीखा भी। मैंने ऑब्वियसली पाकिस्तान के शहर में गया तो मैंने बेसिक में चीज़ बता दूं कि ऑब्वियसली जब हैदराबाद से जब पेशावर से मैंने गया था,
तो एक्चुअली मैं पुलिसिंग का मैंने थोड़ा फ़र्क देखा था, ठीक है ना जी। जैसे अगर हैदराबाद में मैं कहूँ कि मार्केट में ना पुलिस वार्ड राउंड नहीं मारते कि मार्केट के अंदर आएँ और फिर राउंड मारे मार्केट के अंदर, ताकि कोई किसी को मसला ना हो मार्केट के अंदर या किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर पुलिस खुद राउंड लगाए। वो पेशावर में मैंने देखा था। पेशावर की मार्केट में, जिस मार्केट में गया था, शायद मैं उसका नाम मुझे भूल गया, रसाकशी कुछ ऐसे नाम था मार्केट का, उस मार्केट के अंदर तक पुलिस जो गार्ड था वो वॉक कर रहा था, ठीक है ना जी। वो आ रहा था, देख रहा था कि शायद कहीं कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हो, तो वो अच्छी बात थी। फिर जब मैं एक्चुअली मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूँ कंपेरेटिवली दूसरे शहरों से, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ऑब्वियसली फ़र्क है। जो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और जो बसेस थी, उससे जी मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से एक डेवलपमेंट भी बेहतर हुई है। तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत कम हुई है। जो अगर आम लोग और जो टूरिस्ट हैं वो उसको कम खर्चे में और मुनासिब रेट में वो अपना पूरे शहर घूम सकते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन अगेन जी मैं समझता हूँ जो ट्रांसपोर्ट है उससे जी ह्यूमन डेवलपमेंट का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब तक मैं साफ़ पीने का पानी ना मिले, गटर के सिस्टम ना बने, स्टॉर्म टनल ना बने, कचरे का निज़ाम ना उठाने का, और रिवर में और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना हो, वाटर क्लीनिंग ड्रिंकिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स ना हो किसी शहर में, तो आप समझते कि वो शहर डेवलपमेंट नहीं है। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि चाहे पेशावर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, कोयटा हो, गवादर हो, कराची हो, हैदराबाद हो, सब में जी यही मसले हैं बुनियादी। अब इससे अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि हम मतलब 70-80 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, साफ़ पीने का पानी लोगों के पास नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट कोई भी नहीं चलते किसी शहर में भी, ठीक है ना जी। साफ़ पीने का पानी नहीं है, गटर का सिस्टम तबाह बर्बाद है पूरे हर शहर में पाकिस्तान के, कचरे का कोई निज़ाम नहीं पूरे पाकिस्तान में हर शहर में। ये मैंने देखा जी, मेरे आंखों देखी बातें, ठीक है ना जी। इससे अफसोस की बात मुझे और हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए एज अ कौम कि हम मतलब देखें, मैं अगर चाहूँ ना पाकिस्तान की इमेज बेहतर दिखा सकता हूँ। अगर सिर्फ मैं कैंट के एरिया की और डिफेंस के एरिया की अगर मैं सिर्फ कैंपेन करूँ, मैं उनके एरिया दिखाऊँ, चंद एरिया दिखाऊँ जहाँ में मॉल बने हुए, प्राइवेट मॉल्स, तो मैं दिखाऊँ तो पाकिस्तान मतलब मैं समझता हूँ दुबई से भी बेहतर है। लेकिन ये 1% पाकिस्तान दिखाने से हमारे ह्यूमन राइट्स को मुतासर होगी, हमारे ह्यूमन राइट्स जी बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे, जो बुनियादी हमारी चीज़ें जिससे हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना जी। तो मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की ह्यूमन राइट बेहतर हो, ठीक है ना जी। मैं अमीर तबके की या कोई ऐसी डेवलप चीज़ें मैं नहीं दिखाता, क्योंकि वो बहुत ही कम है पाकिस्तान में, पहली बात तो। और उससे जी आम जो लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मॉल बने हुए हो, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेट्रो ट्रेनें चल रही हो, बड़ी गाड़ियाँ ट्रेनें चल रही हो, उससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक साफ़ पीने का पानी ना उनको मैसर हो, बुनियादी घर और छत ना उनके पास हो, खाने के पैसे बुनियादी इनको ना मिले, सफाई ना हो इर्द गिर्द, क्योंकि बीमारियां बढ़ती हैं गंदगी से, और हेल्थ इंश्योरेंस ना हो लोगों के पास, तो आप कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये इमरान खान भी वोट लेने से पहले कहते थे कि बसेस और मेट्रो से कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन अब जी वो भी खामोश हो गए, सुस्त हो गए हैं जब पावर में आते हैं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम, लोग जब पावर में आते हैं वो सुस्त हो जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मालूम, जिससे मतलब समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा होता है। बहरहाल उम्मीद है कि ये अगली बार जो आएगा शायद वो और बेहतर काम कर सकें, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे करंट लीडरान हैं, ठीक है, जो आएंगे तो वो भी उसी तरह ही होंगे, क्योंकि जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा। सिस्टम जी पूरा करप्ट है, कोई सुपरविज़न नहीं है, ठीक है ना जी। मुल्क चलाने वाले, जो असल मुल्क चलाने वाले, उनको कोई परवाह नहीं कि मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के तबके क्या कर रहे हैं। जो 90% लोग हैं उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो 5% लोग हैं वो उनका फ़ायदा उनमें फ़ायदा है, उनके वो 5% काम कर लेते हैं, उनको बेसिक उनकी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। तो वो जो 90% 95% को इग्नोर किया हुआ है इन्होंने, क्यों, इसका मुझे भी शायद वो उनसे जब मिलूँगा तो शायद मालूँगा, लेकिन वो यहाँ है पाकिस्तान में तो है नहीं। पाकिस्तान में जब आएंगे तो फिर उनसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। शुक्रिया।